नाज़रीन, आपने वो मिसाल सुनी है, जान है तो जहान है, या फिर तंदुरुस्ती हजार निमत है। आदाब, मैं हूं सादिया खान, आप सबका इस्तकबाल करते हैं सेहत की बात में। जी हाँ, जान है तो जहान है या फिर तंदुरुस्ती हजार नेमत है। इसी नेमत को संभालने के लिए हम लेकर आते हैं आपके लिए सेहत की बात। और आज सेहत की बात में हम बात करेंगे एक ऐसे तरीक़े इलाज की जो सदियों पुराना है। जी हाँ, हम बात करेंगे आयुर्वेद की। और आयुर्वेद पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर विनोद कुमार यादव जी, CMO CGHS। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्कार डॉक्टर साहब, जैसे मैंने अपने नाज़रीन को बताया कि आज हम बात करेंगे आयुर्वेद पे। जी। सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि आयुर्वेद है क्या? देखिए, जहाँ तक आयुर्वेद की बात है, ये बड़ी ही प्राचीन विद्या है, विज्ञान है, जो चिकित्सा के लिए महत्वपूर्ण है। आयुर्वेद, आयुषो वेदा आयुर्वेद, आयु को जानने के लिए, समझने के लिए जिस विज्ञान को लिखा गया उसे हम आयुर्वेद के रूप में जानते हैं। जी। अच्छा, अगर हम अब आयुर्वेद के अलावा अगर हम आयुष की बात करें, जी, आयुष क्या है? एक आसान लफ्ज़ों में अगर हम समझाना चाहें अपने नाज़रीन को, आयुष क्या है और उसमें क्या क्या आता है? देखिए, आयुष जो है वो भारत में प्रचलित जितनी चिकित्सा पद्धतियां हैं उनके विकास, शिक्षण, शोध को लेकर एक डिपार्टमेंट बनाया गया। अच्छा। जो आयुष मंत्रालय के नाम से जाना गया, जिसे 9 नवंबर 2014 को बनाया गया। उसमें क्या क्या आता है? उसमें आयुर्वेद, योग जी। एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, हाँ। सिद्धा, होम्योपैथी, अच्छा। इन सभी को मिलाकर आयुष मंत्रालय बनाया गया। अच्छा। इसके विकास के लिए, शिक्षा के विकास के लिए, इस पे शोध हो सके और इसको आगे बढ़ाया जा सके। इसमें अभी और क्या क्या काम हो रहे हैं? और इसमें देखिए, जैसे कि इसके विकास के लिए इनकी काउंसिल्स बनाई गई, जैसे CCRS है, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेस है। इसी तरह से अन्य पद्धतियों की, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा की, इनकी काउंसिल बनाई गई। इसी प्रकार यूनानी मेडिसिन की काउंसिल बनाई गई, होम्योपैथी की बनाई गई, सिद्धा की काउंसिल्स बनाई गई। इसके साथ साथ अन्य चीज़ों का विकास किया गया, जिसमें कि इनकी लेबोरेटरीज़ की स्थापना की गई। PLIM जैसे लेबोरेटरीज़ है, इसके प्लांट मेडिसिनल बोर्ड की स्थापना की गई। इसके अलावा CCIM स्टैट्यूटरी काउंसिल्स, जो इसकी चिकित्सा, शिक्षा, शोध के ऊपर ध्यान रख सकें और इसके विकास को देख सके, उसके लिए CCIM सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन्स को बनाया गया। इसी के साथ यूनानी काउंसिल बनाई गई, होम्योपैथी की काउंसिल बनाई गई। तो इस तरीके से इसके अलावा कई राष्ट्रीय स्तर पे विश्वविद्यालय, चिकित्सालयों की स्थापना की गई, जिसमें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा है जो जयपुर में बनाया गया। अभी दिल्ली में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा बनाया गया। अच्छा। हाँ, इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट में भी नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ फोक मेडिसिन करके, ये आपका अरुणाचल प्रदेश में पासीघाट में बनाया गया। अच्छा। इसी प्रकार नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद एंड होम्योपैथी शिलोंग में बनाया गया। ओके। इसके अलावा आपका यूनानी की भी बनाया गया आपका बेंगलोर में। यानी पूरी कंट्रीज में इसको बढ़ावा देने के लिए काम किया जा रहा है, अगर हम ये कहें तो। अगर हम जैसे आम लोग नहीं समझ पाते हैं कि आयुर्वेद और यूनानी में क्या फ़र्क होता है। कुछ लोग समझते हैं कि दोनों चीज़ें एक हैं, कुछ लोगों को समझ में आता है कि दोनों चीज़ें एक ही तरह से काम करती हैं। अगर हम इनको अपने नाज़रीन को समझाना चाहें आसान लफ्ज़ों में कि यूनानी और आयुर्वेद में किस तरह फ़र्क करें, तो किस तरह करेंगे? देखिए, बेसिकली आप अगर देखें तो आयुर्वेद सबसे प्राचीन है। यूनानी उसके साथ जब यहाँ मुगल कालीन में चिकित्सा का विकास हुआ तो यूनानी भाषा में इसका वो किया गया और इसको विकसित किया गया। मूलतः कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है दोनों चिकित्सा पद्धतियों में। जी। यहाँ भी हम वात पित्त कफ का उपयोग करते हैं। अच्छा। और उसी तरह यूनानी में भी इन्हीं चीज़ों का, वही जड़ी बूटियों का इस्तेमाल हम करते हैं। अच्छा। इसलिए मूलतः कोई बहुत भेद नहीं है, बस नामतः कुछ डिफरेंस है और कुछ चिकित्सा प्रयोग का अपना थोड़ा सा अंतर है। मतलब बेसिक तो जड़ी बूटियाँ और मतलब आयुर्वेद ही है, यूनानी का भी। अक्सर लोग समझते हैं कि आयुर्वेद का मतलब एक लंबा इलाज,
जिसमें आपको काफ़ी परहेज करना है, काफ़ी सारी दवाएं हैं, जड़ी बूटियां हैं या कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जो आपको पीनी भी पड़ेंगी। बहुत लंबा प्रोसीजर मानते हैं और शायद यही वजह है कि आजकल लोग आयुर्वेद से थोड़ा सा भाग रहे हैं, क्योंकि लोगों के पास टाइम नहीं है। वो चाहते हैं कि जल्दी से ठीक हो जाएं, कोई एक टैबलेट मिले जादू की और हम दौड़ लगाने लगे। तो आप इस आज के दौर में आयुर्वेद को अगर लोगों को समझाना चाहें कि भाई इससे फ़ायदा है, तो आप किस तरह समझाएंगे? देखिए, ये दोनों बातें एक भ्रांति बन गई हैं कि आयुर्वेद से देर में आराम आता है, पहली बात। दूसरी कि लोग इससे भाग रहे हैं। आयुर्वेद में भी जितनी आप चाहते हैं उतनी जल्दी आपको लाभ मिल सकता है, क्योंकि आयुर्वेद एक होलिस्टिक अप्रोच है। ये पूरे शरीर को आपके वातावरण के उसमें कॉन्सेप्ट में आयुर्वेद आपको इलाज देता है। ये सिर्फ आपके शरीर के एक अंग या अवयव का इलाज नहीं करता है। अच्छा। बल्कि ये आपके शरीर के साथ साथ मन और आत्मा की भी चिकित्सा इसमें समाहित है। इसलिए आज के समय में इसकी उपयोगिता और भी प्रासंगिक हो गई है, क्योंकि जिस तरह से प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है और दूसरी औषधियों के हानिकारक प्रभाव आपके शरीर पे हो रहे हैं, तो हर कोई चाहता है कि प्राकृतिक जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करके स्वस्थ रहे। जैसे योग आया, योग के साथ साथ यदि आप अपने आसपास के वातावरण में आयुर्वेदिक औषधियों का उपयोग करते हैं तो आपको स्वस्थ लाभ के साथ साथ आप बीमार ही नहीं होंगे। इन औषधियों में एक और खासियत है कि लंबे समय से प्रयोग करने पर शरीर पे आपके हानिकारक प्रभाव नहीं डालते हैं। अच्छा। इसके साथ साथ आपको रोग भी नहीं होने देते हैं। अच्छा। आपकी इम्यूनिटी या रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाए रखते हैं। तो जैसे आपके मौसम बदलने से जो रोग आते हैं, या वर्षा ऋतु अब आ रही है तो इसमें लोगों को जुकाम, खांसी, बुखार या और चिकनगुनिया, डेंगू जैसी बीमारियां आती हैं। यदि इनमें आप पहले से ही आयुर्वेदिक कुछ औषधियों का इस्तेमाल करें, उपयोग करें, तो आपको इन रोगों से पूर्णतः बचाया जा सकता है। इसके बाद भी यदि आज के समय में जैसे डायबिटीज है, गठिया है, जोड़ों के दर्द हैं, इन सब बीमारियों में अगर आपको समूल जड़ से इलाज चाहिए तो आयुर्वेद का ही इलाज संभव है, वो भी पंचकर्म चिकित्सा पद्धति से। इसके अलावा शल्य का भी उपयोग होता है। अन्य तमाम चिकित्सा इसी में समाहित हो जाती हैं, जिससे आपको पूर्ण रूप से स्वस्थ रखा जा सकता है। जैसे आपने बताया कि अगर हम इसका इस्तेमाल करते रहें आयुर्वेद दवाओं का, तो कोई साइड इफेक्ट नहीं है। क्या ये बात सही है? क्योंकि ऐसा नहीं है कि जड़ी बूटियां आप पे बुरा असर नहीं डालती, या फिर लोग कहते हैं कि नहीं आयुर्वेद के भी साइड इफेक्ट होते हैं। देखिए, इसमें जब हम साइड इफेक्ट की बात कहते हैं तो उचित मात्रा और डोज में लेने से आपको कोई अन्य हानिकारक प्रभाव नहीं होगा। अच्छा। लेकिन अगर आप उसकी गलत मात्रा लेंगे, गलत तरीके से लेंगे, तो हानिकारक प्रभाव आपको दूध पीने से भी हो सकता है। गैस बन सकती है, पेट दर्द हो सकता है, उल्टी हो सकती है। लेकिन अगर उचित मात्रा में आप किसी भी औषध जड़ी बूटी का प्रयोग कर रहे हैं किसी कुशल वैद्य के देखरेख में, तो आप 100% जान लीजिए कि आपको कोई भी हानिकारक प्रभाव या साइड इफेक्ट या एडवर्स इफेक्ट नहीं होगा। बल्कि कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो आपके घर में हैं, घरेलू उपयोग से आप नित्य रोज अक्सर हमारे ग्रामीण समाज में लोग उपयोग करते हैं। जैसे आपकी काली मिर्च है, सौंठ है, तुलसी है, अदरक है, इलायची है, तेज पत्ता है, दालचीनी है, ये हल्दी है, सबसे महत्वपूर्ण हल्दी है, जो आपको कई रोगों से बचाती है और आपको बीमार होने ही नहीं देती है। अच्छा। इवन हल्दी तो आपको कैंसर जैसी बीमारियों से भी बचाव और रोकथाम करती है। जैसे सीजनल आपको जुकाम, खांसी होता है, इसमें आपको मुलेठी एक ऐसी दवा है जो आपके गले का ख्याल रखेगी, आँखों, बालों, चेहरे, स्किन, अंदर के लंग्स का, फेफड़ों का, सांस की बीमारी जिनको है उनके लिए मुलेठी एक वरदान से कम नहीं है। इसके अलावा कुछ जड़ी बूटियां ऐसी हैं जो आप, जैसे आपका हाजमा खराब है, पेट में खाने का पाचन नहीं हो रहा है, गैस बन रही है, तो बहुत सिंपल आपको 3 दवाइयां बताता हूं मैं। सौंठ, काली मिर्च और पिपली, तीनों को मिला लीजिए और आधा आधा चम्मच आप खाइए। आप देखिए आपका पाचन अच्छे से होगा। इसके अलावा जैसे अमूमन आपको कब्ज हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन हो जाती है लोगों को, बुजुर्गों में बहुत शिकायत है, तो आप हरड़, बहेड़ा, आंवला, तीनों ही फल हैं, बराबर मात्रा में आप तीनों को ले लीजिए, कूट पीस के बारीक चूर्ण बना लीजिए, पाउडर फॉर्म में कर लीजिए, अपने घर में रख लीजिए। 1 चम्मच आप रोज रात को गर्म पानी से आप ले सकते हैं। त्रिफला आप
अंतिम समय तक, मीन्स पूरे जीवन काल में आप ले सकते हैं और आपको कभी हानिकारक प्रभाव नहीं होता। कुछ लोगों को शहरी जीवन शैली में, जैसे लोगों को बैठे रहने से गैस बनती है पेट में, ओबेसिटी की भी प्रॉब्लम है। तो आपको एक सिंपल दवा है, आप हरड़ का चूरन, अच्छा, हरड़ सब जगह मिल जाती है हमारे यहाँ, आप उसका चूरन गर्म पानी के साथ ले लीजिए। ये वातानुलोमन की श्रेष्ठ औषध है, इससे अच्छी दवाई आपको नहीं है। ये धीरे धीरे आपके पेट की टॉक्सिन्स को भी निकालता है और आपको लंबे समय तक यूथफुल रखता है। अच्छा, अब हम घरेलू नुस्खों की बात कर ही रहे हैं, तो आजकल जो बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है वो है मोटापा, अगर कहा जाए तो। खासतौर से एक मतलब एक बन गया है कि आप सोसाइटी में अगर आपको रहना है तो फिट भी रहना है, मोटे नहीं होना है, क्योंकि अच्छा लगता है आपने, खासतौर से लड़कियों के लिए, क्योंकि बहुत सारी नाज़रीन हमारी लड़कियां भी हैं, तो हम चाहते हैं कि आप उनको ये भी बता दें कि अगर आप मोटापा कम करना चाहते हैं तो घरेलू नुस्खों से आप किस तरह कम कर सकते हैं। देखिए, आपको सबसे सरल उपाय जिसमें एक पैसा भी खर्च नहीं होगा, गर्म पानी, भगवान ने एक ऐसा वरदान दिया है आपके लिए कि आप खाने के बाद ठंडा पानी ना पिएं। अच्छा, क्योंकि खाने के बाद आपके भोजन को पचाने के लिए, खाने के लिए ऊष्मा चाहिए, थोड़ा गर्मी चाहिए। तो ठंडा पानी पीते ही आपकी ऊष्मा डाउन हो जाती है, जिससे आपका खाने का पाचन सही नहीं होता है और गैस और अजीर्ण होता है। अच्छा। इसलिए हल्का गुनगुना पानी पीजिए। अच्छा। इसके अलावा एक और सरल उपाय बताता हूँ। आप मान लीजिए दिन भर में 2 लीटर पानी पीते हैं या 3 लीटर पानी पीते हैं, तो आप अगर 7-8 लीटर पानी को उबाल के आधा कर लें। अच्छा। और वो पानी गुनगुना ना हो, ठंडा नॉर्मल पानी करके आप पिएं, आपका वजन बिना कुछ किए घटेगा। इसके साथ साथ मैंने आपको सौंठ, काली मिर्च और पिपली, ये 3 कॉम्बिनेशन ऐसे हैं जिसे हम त्रिकटु कहते हैं। आधा चम्मच खाली पेट सुबह, कोई भी, चाहे लड़कियां हों, कोई बच्चे हों या बड़े कोई हों, भी ले सकते हैं। इनको वेट घटाने के साथ साथ खांसी, जुकाम या बलगम आ रहा हो, उसमें शहद से चाट सकती है, गर्म पानी से पी सकती हैं, तो भी आपका वजन घट सकता है। जी, ये तो बहुत अच्छी बात बताई और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे नाज़रीन ने बहुत अच्छे से सुना है। अच्छा, अगर हम बात करें कि आयुर्वेद में ऐसी मतलब ऐसी कुछ चीज़ें हैं और ऐसी कुछ बीमारियों के इलाज हैं जो जड़ से ख़त्म हो सकते हैं, जैसे अगर हम बड़ी बीमारियों की बात करें। देखिए, आयुर्वेद में जहाँ तक ये कहा है, रोग पे जो अनुसंधान किया है उसमें स्पष्ट लिखा है, कोई भी व्याधि जो 1 साल के अंदर हमें पता चल जाए और यदि उसका आहार विहार यानी आपका खान पान और लाइफस्टाइल दोनों नियंत्रित कर ली जाएं और उचित औषध आपकी दवाई चल जाए, तो 1 साल तक के होने वाली बीमारी को हम ठीक कर सकते हैं। अच्छा। जैसे कि आपको नई डायबिटीज डायग्नोज हुई है, शुरुआत में जब भी डायबिटीज आती है तो कफज प्रमेह आता है, यानी आपके अंग शरीर जो काम करने की क्षमता डिस्टर्ब होती है, उसको बड़ी आसानी से ठीक किया जा सकता है और आपको डायबिटीज मुक्त किया जा सकता है। विशेष तौर पे 35 साल से 45 साल के बीच में जो बदलाव आते हैं शरीरों में महिलाओं और पुरुष के, उनमें अगर आप ध्यान दे लें तो आपको जीवन भर डायबिटीज़ नहीं होगी। इसके साथ साथ कुछ ऐसी पद्धति है, जैसे हम पंचकर्मा चिकित्सा कराते हैं। ये एक ऐसी पद्धति है जिसमें हम अपने शरीर का शोधन कराते हैं, आपके शरीर का। उसके द्वारा आपकी शरीर की कोई भी बीमारी है जो लाइलाज नहीं है। 2 तरीके की बीमारियां, एक साध्य है, एक कृष्ण साध्य है। यानी एक जो आसानी से ठीक हो जाती, एक बहुत कठिनता से ठीक होती है, और एक है जिसका कोई इलाज ही नहीं है, वो चिकित्सा के दायरे से बाहर होती है। पर उसमें भी हम चिकित्सा पूर्ण रूप से अच्छे से कर सकते हैं, उसे मेंटेन कर सकते हैं, और कुछ बीमारियों का पंचकर्मा चिकित्सा द्वारा आप पूर्ण रूप से सफल इलाज कर सकते हैं, जिससे वो दोबारा बीमारी नहीं होगी। अच्छा, ये कहा जाता है, एक मिथ है कि आयुर्वेद में सर्जरी नहीं होती, ये सही है? हाँ, बिल्कुल, ये एक मिथ्या भ्रामक बात है कि आयुर्वेद में सर्जरी नहीं है, बल्कि आयुर्वेद ही शल्य चिकित्सा का जनक माना गया है। यानी सबसे पहली सर्जरी अगर कहा जाए तो हमारे आयुर्वेद में ही की गई है, और वो इतनी उत्कृष्ट शल्य क्रिया हुआ करती थी। वो बीच के काल में जब इसके पद्धति का ह्रास हुआ, उस काल में कुछ ऐसी जो इसकी टेक्निक्स थी वो वैद्यों या शल्यकों के हाथ से चली गई, उसको हम आगे की पीढ़ी को नहीं दे सके, इसलिए हमारा वो नुकसान हुआ। पर शल्य के शास्त्रों में, जैसे सुश्रुत संहिता इसका बहुत अच्छा शास्त्र है,
तो उसमें पूर्ण रूप से ऐसी पद्धतियों का आज भी वर्णन है जो आज के आधुनिकतम मॉडर्न साइंस जिसको आप फॉलो करती हैं, वो उस समय में ये लिखी जा चुकी थी। अच्छा। हाँ, आज भी 8 प्रोसीजर पे ही सर्जरी होती है। छेद्यम, भेद्यम, लेख्यम, एशियम, आहार्यम, शिव्यम, यानी सीवियम सूचरिंग। तब भी सूचरिंग होती थी और आज भी हो रही है। बल्कि आपको एक व्याधि तो ऐसी बताऊं जो ला इलाज लगभग थी, वो आयुर्वेद में बिना किसी इन्वेसिव सर्जरी के हम ठीक कर, जैसे आपका भगंदर है जी। या बवासीर है। हाँ। भगंदर में तो एक मेडिकेटेड थ्रेड के द्वारा, अच्छा। ये गुदा मार्ग पे एक व्याधि होती है जो काफ़ी लाइलाज बीमारी होती है और काफ़ी दिक्कत की होती है जी। इसमें आयुर्वेद में 4 सूत्र पद्धति के द्वारा पूर्ण रूप से 98% तक इसकी सफलता से चिकित्सा की जा सकती है। तो अभी भी अगर हम आयुर्वेद के हॉस्पिटल्स वगैरह जाएं, क्लिनिक्स जाएं और सर्जरी अगर किसी ने बोला है, डॉक्टर ने कहा है कि आपको सर्जरी करानी होगी, लेकिन वो नहीं चाहते कि एलोपैथी में वो सर्जरी कराएं और होम्योपैथिक की या फिर आयुर्वेद की हम बात करें, आयुर्वेद की तरफ जाते हैं, तो उसका इलाज किस तरह किया जाएगा? देखिए, पूर्ण रूप से जिस तरह से सुविधाओं का उपयोग एलोपैथी में किया जाता है, चाहे वो अल्ट्रासाउंड का हो, एमआरआई का हो, ऑपरेशन थिएटर का हो या संज्ञाहरण एनेस्थीसिया का इस्तेमाल हो, कुशल चिकित्सक, शल्यक, सर्जरी करने वाले वैद्य हमारे यहाँ भी उपलब्ध हैं। अच्छा। और हर प्रकार की सर्जरी की जाती है। ओके। जो हम आज आधुनिक या मॉडर्न मेडिसिन में देखते हैं वो न्यूअर डेवलपमेंट्स हैं। जैसे अल्ट्रासाउंड आ गया, ये तो प्लेन साइंटिस्ट या वैज्ञानिकों द्वारा दी गई मेडिकल चिकित्सा विज्ञान को एक देन है। वो भी उपयोग कर रहे हैं और हम भी उपयोग कर रहे हैं। सही मायनों में शल्य चिकित्सा एक आर्ट है जो एक सर्जन परफॉर्म करता है आपकी चिकित्सा शरीर को ठीक करने के लिए। कई बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी आधुनिक विज्ञान में या मॉडर्न मेडिसिन में शल्य क्रिया कराते हैं, लेकिन हम उसको भी बचा लेते हैं। अच्छा। विशेष तौर पे अगर आपकी रीढ़ की हड्डी में कोई प्रॉब्लम है या शियाटिका आप कहते हैं, काफ़ी लंबे समय से कमर में दर्द हो रहा है, पूरी टांग में दर्द जाता है आपको, और डॉक्टर्स आपको कहते हैं कि आपको सर्जरी करानी है, आप आयुर्वेद में आइए, आपको सर्जरी कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आयुर्वेद में पंचकर्मा चिकित्सा से ही आप ठीक हो जाएंगे। जैसे आजकल नी रिप्लेसमेंट या घुटनों का प्रत्यारोपण बहुत ज्यादा किया जा रहा है। आपको बता दूं, अस्थि या हड्डी के रोगों का सबसे सफल इलाज पंचकर्म में है, वो भी बस्ती चिकित्सा के द्वारा। अच्छा। इससे अच्छा इलाज हो ही नहीं सकता है। इसलिए आप अपने को योग करें, अपने शरीर का ख्याल करें, दिनचर्या, ऋतुचर्या, खान पान, आहार विहार, इन सब पे नियंत्रण करें और आयुर्वेद का उपयोग करें। जैसे हम सभी जानते हैं कि आयुर्वेद जड़ी बूटियों और से इलाज किया जाता है उनसे, लेकिन इस दौर में जब जंगल पूरी तरह से खत्म किए जा रहे हैं, है ही नहीं, कहीं कहीं तो आप देखेंगे कि आपको कुछ नहीं नजर आएगा। इस दौर में जड़ी बूटियों का किस तरह से मतलब आप उसका इस्तेमाल किस तरह करें? अगर कुछ जड़ी बूटियां लगे कि आपको अब मिल ही नहीं सकती हैं और उनसे इलाज करना पड़ रहा है, तो उसका तरीका क्या है? क्या आप लोग किस तरह इसका इलाज करते हैं? देखिए, इसके लिए सबसे पहली बात तो मैं बता दूं, बहुत सारी बहुमूल्य जड़ी बूटियां आपके घर पे, आपके घर के आसपास, आपके खेतों में है। अच्छा। जंगलों में है, पहाड़ों में है। उन्हीं जड़ी बूटियों का कमर्शियलाइजेशन करके ऊंची कीमत पे आपको वापस दिया जाता है। यदि आपको, किसानों को ये जानकारी हो जाए कि ये जड़ी बूटी हम इसमें, मैं आपको 2 जड़ी बूटियां ऐसी बताता हूं कि आजकल आप देख रही हैं डायबिटीज़ के कारण किडनी फेलियर बहुत आ रहा है, क्रेटिनिन आपका बढ़ जा रहा है, आपको हर जगह मिल जाएगी। 2 जड़ी बूटियां आपको बताता हूँ। एक पुनर्नवा आपके खेतों में खूब मिलता है। अच्छा। नदी नालों के किनारे, घरों के आसपास खूब मिलता है आपके। इसके बाद गोखरू, ये एक ऐसी जड़ी बूटी जिसमें थोड़ा कांटा होता है। अच्छा। कई बार वो चुभ जाता है, सब लोग जानते हैं। यदि इनको आप उखाड़ के ले आएं और केवल कूट के, इनको काट के आप काढ़ा बना के पिएं। अच्छा। तो आपकी किडनी फेलियर के पेशेंट भी इम्प्रूव होते हैं। मूत्रवह संस्थान के जितने रोग हैं, जैसे लोगों के पाँव में सूजन आती है, चेहरे पे सूजन आती है, घुटनों में सूजन आती है, उसमें पुनर्नवा आपके लिए एक रामबाण औषध है। आपको इम्यूनिटी की प्रॉब्लम है, सीजन वाइज सीजन आपको जुकाम खांसी जैसे ही बदलता है, आपको जुकाम खांसी हो जाती है, उसके लिए आपके बिल्कुल घर में हल्दी उपलब्ध है। हल्दी का इस्तेमाल किस तरह करना चाहिए? आप हल्दी देखिए, दूध में डाल के पीजिए,
ठीक है, उबाल के दूध में डाल के रूटीन में आप बच्चों को दे सकती हैं। आप खाने में हल्दी को इस्तेमाल कर सकती हैं। इसके अलावा शहद के साथ आप इसका प्रयोग कर सकती हैं। अच्छा। सौंठ का आप इस्तेमाल कर सकती हैं। सौंठ भी आपकी, दालचीनी का, डायबिटीज़ में आजकल दालचीनी का उपयोग काफ़ी लोग कर रहे हैं, इनका आप काढ़ा बना सकते हैं। और आपको वर्षा ऋतु अब आ रही है, इसके लिए आपको 2-3 जड़ी बूटियां हैं जो मैं बता देता हूं, इससे आपको बुखार होंगे ही नहीं। अच्छा। आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, अरे वाह, ये तो बहुत सबसे बढ़िया देखिए, आपके आसपास गिलोय, गुड़ुची कहते हैं हम, गिलोय कहते हैं, इसको ले लीजिए आप, सौंठ ले लीजिए, काली मिर्च ले लीजिए और तुलसी की पत्ती ले लीजिए। आवश्यकता अनुसार आप इसका काढ़ा बनाएं, 2 ग्लास पानी में थोड़ी थोड़ी आप डाल लें। 8-10 पत्तियां तुलसी की पत्ती, 8-10 काली मिर्च, थोड़ी आधी गांठ आप अदरक की ले लीजिए और थोड़ी सी आप 2 गांठें आप टुकड़े आप गिलोय के ले लीजिए। अच्छा। कूट के आप उबाल के आप इसको काढ़े के रूप में पीजिए। अच्छा। आप बरसात भर आप काढ़े का प्रयोग करिए, किसी को बुखार नहीं आने वाला। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो गिलोय तो आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ाती है। तो इसलिए ये तो आपके लिए रसायन है, पर चूंकि हम क्या है, अब इस तरह अपनी जीवन शैली खराब कर ली है कि हमें अपने आसपास का खजाना भी नहीं मालूम है। मेन रीजन यही है बीमारी का। अच्छा डॉक्टर साहब, आजकल बहुत ज्यादा अब चलन हो गया, पहले लीच थेरेपी अगर हम बात करें तो लीच थेरेपी आयुर्वेद में क्या है? देखिए, जो लीच थेरेपी है ये एक्चुअली पंचकर्म जो चिकित्सा हम कराते हैं, पंचकर्म चिकित्सा में 5 प्रकार से हम किसी भी शरीर का शोधन कराते हैं। शोधन क्यों कराते हैं? जब भी शरीर में वात पित्त कफ दोष अपनी सामान्य अवस्था से बढ़ जाते हैं, ठीक है, उस समय हम उनको शरीर से बाहर निकालते हैं। तो उसमें हम 5 प्रयोग करते हैं। जैसे वमन है, यानी उल्टी करा के आपको पूरा कफ दोष पित्त सब उल्टी करा के निकालते हैं। विरेचन कर्म करा के, लूज मोशन करा के निकालते हैं। या बस्ती चिकित्सा के एनिमा टाइप की चीज दे के आपको ठीक करते हैं। इसके अलावा जो लीच थेरेपी की बात की आपने, वो रक्त मोक्षण एक पार्ट है। जो आपके जो रक्त में ब्लड में जो दोष आया, जैसे स्किन की प्रॉब्लम्स है, चमड़ी की प्रॉब्लम्स है, एक्जिमा है, खुजली है, पाँव में कोई खुजली हो जाती है। मैंने सुना है कि स्पाइन में या फिर घुटनों की में अगर कोई प्रॉब्लम तो भी लीच थेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है। जहाँ भी रक्त एक दोष की तरह काम कर रहा है और रक्त के कारण, जैसे घुटने में है, सूजन है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन वहाँ डिस्टर्ब होता है और स्वेलिंग आती है। स्वेलिंग की वजह से एक तरीके की आपके घुटने को दर्द होता रहता है, जिसे मोड़ने में। ऐसे में अगर लीच थेरेपी करते हैं तो दुष्ट रक्त के निकल जाने के बाद ये बहुत आसानी से ठीक हो जाता है। इसी में कपिंग भी कराते हैं आजकल कपिंग कराते हैं। उसमें भी प्रेशर ग्रेडियंट से हम रक्त को वहाँ से हटा देते हैं, दोष कम हो जाते हैं, स्वेलिंग कम हो जाती है और आपको काफ़ी लाभ मिलता है। जी ठीक, तो बहुत सारी बहुत अच्छी बातें बताई। वक्त है जाने का, इजाज़त ले लेंगे, लेकिन जाने से पहले हम चाहते हैं कि आप हमारे नाज़रीन को बताइए कि एक आम इंसान एक तंदुरुस्त, एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए, एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए अपने जीवन में कौन कौन सी चीज़ें अपनाए जिससे वो तंदुरुस्त रहे? देखिए, जीवन में स्वस्थ रहने के लिए सबसे प्रथम तो हमारा संबंध प्रकृति के साथ बिल्कुल साम्य अवस्था में रहना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त यानी प्रातः सूर्य उदय से पहले सभी को उठ जाना चाहिए, क्योंकि उसी समय हमारे शरीर के कुछ मल हानिकारक शरीर से बाहर निकलते हैं। अच्छा, ये बहुत जरूरी है। जो लोग सूर्योदय के बाद सोते हैं उनको आँखों की प्रॉब्लम, हेयर फॉल, इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन होना, पेट दर्द या स्किन की प्रॉब्लम्स होना, जॉइंट्स की प्रॉब्लम होना, ये आमूमन कॉमन सी बात है। तो सबसे पहले तो आप सूर्योदय के पहले उठें, स्नान करें, शरीर के बाह्य मलों का निकल जाना स्नान के द्वारा होता है। उसके बाद आप जिस भी पद्धति या धर्म में है उसमें जो भी उपासना, मेडिटेशन, ध्यान, योग आप करते हैं, अपनी रुचि के अनुसार आप करें। इससे आपकी मानसिक संतुलन, मानसिक स्वास्थ्य, क्योंकि आपको दिन भर जो काम करना है वो अपने मनोबल के आधार पे करना है, तो वो आपको बल देगा। इसके बाद आपका जो प्रातः भोजन है वो ऐसा होना चाहिए जिससे आपको दिन भर के लिए ऊर्जा मिल सके, और समय पे करें। समय निकल जाने के बाद भोजन ना करें। इसके बाद फिर आप दोपहर में आराम करें। भोजन करने के बाद काम ना करें।
भोजन करने के बाद वज्रासन का उपयोग करें। दोपहर के खाने के बाद थोड़ा सा आराम करें। कभी भी जब भी भोजन करें उसके बाद आपको वज्रासन योग का करना चाहिए, ताकि आपके भोजन का सम्यक पाचन हो सके। ठीक है। एक बार सम्यक पाचन हो जाएगा उसके बाद फिर आपको इसी तरह रात्रि में संध्याकालीन भोजन समय पे करें, रात्रि में समय पर सोएं। जो आज फैशन हो गया 11 बजे 12 बजे लोग रात में सो रहे हैं, 1 बजे तक मोबाइल की वजह से नींद डिस्टर्ब कर रहे हैं, उनकी जो पीक नींद है वो 10 से 2 बजे के बीच में आती है। अच्छा। वो नींद अगर आपकी चली गई तो फिर आपकी बाकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है, और रात की नींद डिस्टर्ब होने से आपके हेयर फॉल, आंखों की बहुत सारी प्रॉब्लम, बीमारियां आप पे, खास तौर पे जो यंग लड़कियां हैं उनकी आंखों के नीचे काले गड्ढे होना या झाइयाँ पड़ना, ये सब नींद के डिस्टर्ब होने से है। तो आपके आहार, भोजन अच्छा होना चाहिए, निद्रा, नींद अच्छी होनी चाहिए, और ब्रह्मचर्य यानी मेंटेनेंस ऑफ योर हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके साथ साथ नेचर में जो कुछ आपको अच्छी चीज़ें दी हैं उनका सेवन करें, स्वस्थ रहें और सुखपूर्ण आयु को 100 वर्ष तक जिएं। क्या बात है। तो देखा नाज़रीन आपने, और उम्मीद करते हैं कि इस वक्त डॉक्टर साहब ने आपको जितनी भी बातें आपकी सेहत से मुतालिक बताई हैं आपने बहुत ध्यान से सुनी हैं, क्योंकि आप भी जानते हैं हमारा मकसद आपको सिर्फ तंदुरुस्त रखना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। हमें पूरी उम्मीद है कि जितनी भी अच्छी अच्छी बातें आपने हमें बताई हैं इस पर हमारे नाज़रीन ज़रूर अमल करेंगे, क्योंकि आप भी जानते हैं हमारे इस प्रोग्राम का मकसद है कि आप हमेशा खुश रहें, तंदुरुस्त रहें। अगले एपिसोड में फिर से मुलाकात होगी, लेकर आएंगे आपकी सेहत से मुतालिक कुछ खास बातें। तब तक आप रखिए अपना ख्याल, हमें दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।